सेक्शन 76 पॉइंट नंबर 5। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। जब लोन लिया इनफ्लो था, इनफ्लो हुआ तो रेट क्या था +140। जब लोन रीपे करे तो आउटफ्लो है -140 आएगा, तो ऐड जाएगा तो माइनस। आप बताएं अल्टीमेट आंसर क्या बन रहा है -2। और डॉलर्स है कितने 30,000। कितने बने यहाँ पे बात ले रहे इस सेक्शन के कैलकुलेशन कह रहे अब 0.5 पड़ेगा करना है। कहता है इफ एन एसेट इज परचेज्ड विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी। देखिए $2 लाख लोन से साथ किया क्या था नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली ये लोन लेके डॉलर्स में लोन लेके एसेट खरीदा हुआ। अब बात ये हो रही है कि जो 60,000 है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात ये होना चाहिए। तो कहता है इफ एन एसेट इज परचेज्ड विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी देन एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी। मुझे बताइए इंक्रीज इन लायबिलिटी है डिक्रीज इन लायबिलिटी? डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसका लिख लीजिए इस सेक्शन में क्या हुआ इंक्रीज इन लायबिलिटी। Then any increase or decrease in liability before repayment due to currency fluctuation। क्या हुआ था ये करेंसी फ्लक्चुएशन तो होती है जब डॉलर रेट पे करते हैं, will be added या deducted in the cost of the asset। मुझे बताएं लायबिलिटी में अगर इंक्रीज आएगा तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, लायबिलिटी में अगर डिक्रीज आएगा एसेट की कॉस्ट से माइनस करना है। ये लायबिलिटी में क्या आ रहा है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। तो सर लिख लीजिए सर ऐड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। पॉइंट पर ये बनता है बच्चों, पूरा पॉइंट बनता है अगर आपने फॉरेन बैंक से या फॉरेन करेंसी में लोन लिया और उस लोन से खरीदा एसेट। शर्त दो है, फॉरेन करेंसी में लोन लिया और उस लोन से क्या खरीदा एसेट। अब जब आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो रीपेमेंट में कोई ना कोई प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही होगी, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही होगी या हमारी लायबिलिटी कम हो रही होगी। वो आपके सामने कैसे कैलकुलेट करती है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमको जितनी सी लायबिलिटी बढ़ गई तो एसेट की कॉस्ट में से बढ़ गया, और अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो जितने सी लायबिलिटी कम हो रही है एसेट की कॉस्ट में से माइनस। यहां क्या हो रहा है बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे एसेट की कॉस्ट को ऐड। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एसेट की डेप्रिसिएशन तो होनी है ना, कहता फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी अकाउंटेड का मतलब है रिकॉर्डेड। currency fluctuation will be recorded in the year of occurrence। in the year of occurrence मतलब कि in the year of repayment। हमने सेक्टर कॉस्ट को कवर किया। अब मुझे बताएं कब कब करेंसी फ्लक्चुएशन हम देखेंगे रीपेमेंट के साथ, और सिर्फ देखेंगे या रिकॉर्डिंग भी करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। जब जब रीपे करेंगे तब हम फ्लक्चुएशन को देखेंगे और फिर क्या करेंगे अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड भी करेंगे। अगेन इंक्रीज इन लायबिलिटी तो ऐड, डिक्रीज इन लायबिलिटी तो कैसे पता चलेगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो अगर माइनस में आंसर आ रहा तो लायबिलिटी बढ़ रही है, गुड। माइनस में आंसर आ रहा तो लायबिलिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा तो लायबिलिटी आपके सामने ही हो तो माइनस में आ रहा -2। चलिए जी 0.6 पे 0.6 रट्टा याद करना है, ठीक है याद करना है। कहता है सुन ले उर्दू में सुन ले, कहता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया पर्सन की लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हेजिंग एग्रीमेंट को आपने देखना है। किस एग्रीमेंट को? हेजिंग एग्रीमेंट। अब हमें नहीं पता हेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये बात पढ़े जरा। In determining whether the liability of a person has increased or decreased, 0.5 के according, hedging agreement will be considered। सर्कल कर ले hedging agreement को, रट्टा लगाना चाहिए। hedging agreement भी एक नाम है। ये चीज डिटरमाइन करने के लिए कि आया increasing liability है या decreasing liability है, किस एग्रीमेंट को देखना है hedging agreement। क्या होता है हमें पॉइंट पे
the cost of an asset does not include amount of any grant, subsidy, rebate, commission और other assistance। ये आपने पढ़ा गवर्नमेंट ग्रांट FR1 में IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट आप कितनी पढ़ी है? ग्रांट कितने किस्म की होती है? एक क्या होती है? सॉरी एसेट्स आपको ओवरऑल 4 सिनेरियोस होते हैं। चलिए छोटे अब बात आप कर रहे हैं पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको कोई ग्रांट या सब्सिडी मिली है तो क्या उसको एसेट की कॉस्ट कैसा बनाना है? पहले लाइन पढ़े द कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड कोई ग्रांट या कोई सब्सिडी या कोई कमीशन कोई रिबेट एक भी जाए चारों पद नहीं किया। अगर आपको ग्रांट वगैरह मिल रहा है तो उसको आपने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। यानी कि इस तरह पॉइंट नंबर लेट्स सपोज आप एक बॉटल बना रहे हैं, इसका नाम है एक ड्रिंक बना रहे हैं करेला कोला। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कृषि कर रहे हैं करेला कोला की और उसको बना के आप बेच रहे हैं बिजनेस बना रहे हैं। अब करेला कोला का हुआ क्या कि आपको इसको बनाने में जो आपका खर्चा हुआ वो था ₹50। पता है इनफ्लो है आउटफ्लो है? खर्चा हुआ गवर्नमेंट ने कहा बड़ी सी बात है आप कोका कोला जो क्या किसका ब्रांड है इसका क्या कहते हैं इसराइलियों का यहूदियों का इसका भी है जो ब्रांड है आप उसको डिस्कस करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं करेला कोला के नाम से। तो हम आपके इस चीज से बड़ा खुश हैं एनकरेज हुए। तो बेसिकली क्या हुआ कि ₹5 एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ ₹5 एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ कि ये 50 की कॉस्ट है तो 5 हमारे तरफ से। अब बताइए आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? ये इनफ्लो। अब मैंने कैलकुलेट करनी है इसी करेला कोला की नेट कॉस्ट। अब बताइए नेट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो नेट कॉस्ट कितनी है मेरे पास? तो क्या ये जो मुझे ग्रांट रिबेट सब्सिडी कमीशन जो भी किस तरह से मुझे मिला है क्या ये एसेट की कॉस्ट कैसा बना है नहीं बना? बना नहीं बना। नेट कॉस्ट कितनी है? 45 के 5 जो ग्रांट सब्सिडी वाला मेरे एसेट की कॉस्ट कैसा बना है? नहीं बना। ये बात कर रहा है। ये 50 का नाम क्या है? ग्रॉस कॉस्ट। 5 क्या है? सब्सिडी या ग्रांट। 45 का नाम क्या है? नेट कॉस्ट। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रांट या सब्सिडी रिबेट कमीशन कुछ भी आपको मिला है उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। अच्छा आगे लिखा हुआ है रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द, लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ द का पार्ट लिख उस जगह लिखिए फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द को काट लिखिए फॉर। अब पढ़े रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट however if grant subsidy rebate commission or other assistance is chargeable to tax then it will be added in the cost। क्या मतलब? अगर उसे ग्रांट देते वक्त क्या दिया कि ये ग्रांट है टैक्सेबल है, ये ग्रांट क्या टैक्सेबल है तो हम क्या करेंगे उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। इसमें सवाल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अरे आप एक पे आगे का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन थोड़े से इसके नाम पढ़ी हुई होगी। क्वेश्चन 1 2 3 4 4 सवाल होंगे। कैसे करते हैं? मैं एक ही दफा सारा कांसेप्ट एक्सप्लेन करके बोर्ड पे लिख देता हूं तो आपके तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। फुल मिला के बात हमने एक प्लांट खरीदा, सुन ले मेरी बात, हमने एक प्लांट खरीदा 70,000 रुपए का। इनफ्लो है आउटफ्लो पाया खोया 70,000 पाए खोए। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया हमें 15,000 रुपए का। इनफ्लो है आउटफ्लो पाया खोया प्लांट खरीदा कितने का? 70,000। ग्रांट कितना मिला? 15,000। अब मुझे बताएं ग्रॉस कॉस्ट क्या है और नेट कॉस्ट क्या है? 70 क्या है? ग्रॉस
कॉस्ट विल बी ओवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम हमेशा पहले कहां लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, नेट कॉस्ट। उसके बाद देखना है कि आया ग्रांट दो तरह के होंगे, या तो ग्रांट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा या तो ग्रांट टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स होगा या टैक्सेबल होगा। मैं लिखवा दूं इसे, याद रखिएगा पूरा सिनेरियो मैं बनाता हूं। तरतीब से लिखिए। एक है हमने प्लांट को बाय किया रुपीज 70,000, फिर हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया रुपीज 50,000। अब देखो कैसे लिखे, 70,000 पाया है खोया, ऐसे लिखे इनफ्लो आउटफ्लो, ये 15,000 पाया खोया, इनफ्लो आउटफ्लो। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ से दो भी मुझे लिखी दो, नेट कॉस्ट, तो नेट कॉस्ट कितनी है, ये 50% कैसे है, इस 70,000 का नाम क्या है, इसको कहते हैं ग्रॉस कॉस्ट। ओके, इसके साथ लिखें दिस विल बी ओवर स्टार्टिंग पॉइंट, नेट कॉस्ट विल बी क्या था बात कैसे, याद क्लियर? अब हमें ग्रांट मिला कितना, 15,000। 15,000 का जो ग्रांट है इसके दो तरह से होते हैं। ग्रांट दो तरह के होते हैं, या तो एग्जेम्प्ट होते हैं या तो टैक्सेबल होते हैं। इधर एक छोटा फोटो करिएगा, यहाँ पे लिखिए ग्रांट, या तो ग्रांट एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, बल्कि ग्रांट के साथ अमाउंट भी लिख दें तो क्लियर हो जाए, इसकी बात हो रही है। अब मुझे खुद बताएं, आपको कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो मुझे बताएं एसएटी कॉस्ट कितनी होगी, कितनी होगी? अगर ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो हमारे पास नेट कॉस्ट जो है 55,000। ये कि हमारे क्या होगा, ये हमारे टोटल जो होगा ये मिस्टर कर देंगे, ये कॉस्ट बस है, तो वी विल डेप्रिशिएट रुपीज 55,000 इंस्टेड ऑफ 7,000। ये बात लिखने साथ we will depreciate rupees 55,000 instead of rupees 7,000। क्या ऐसा क्या हुआ, क्या बता सकते हैं? पता है खुशी है गम है, मुझे पता है इस केस में खुशी है गम है, खुशी किसे कहते हैं? ग्रांट हमारे लिए इस केस में क्या है, खुशी है। कितने की खुशी है, मतलब ऐसे तुमने खरीदा कितने का था, 70 का। अब देखिए इसमें एक अच्छी बात है, बुरी बात है, खरीदा 70 का, कितने के पैसे हमें गवर्नमेंट से मिलते, क्या गवर्नमेंट को पैसे में नहीं, 15,000 मिल गई, खुशी है। हम क्या है, जहां डेप्रिशिएट करना था 70,000 को, अब डेप्रिशिएट करेंगे 55,000 से, यानी कि ओवरऑल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा, लेकिन कहीं खुशी कभी यहाँ पे कहीं खुशी कहीं गम, ठीक है? तो इसमें खुशी क्या है, 15,000 का मिल गया, गम क्या है, डेप्रिशिएट से करेंगे, अब डेप्रिशिएट करेंगे 55,000 को इंस्टेड ऑफ, तो ओवरऑल पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करो। पर दूसरे केस में कभी कहीं खुशी कहीं गम नजर आएगा,
दूसरा केस देखिए टैक्सेबल में हमेशा हमने सवाल स्टार्ट कहां से करना है बताएं नेट कॉस्ट कितनी है ₹55,000 अब समझे बात को 15,000 ग्रांट क्या टैक्सेबल है अब जब भी ग्रांट टैक्सेबल होगा तो हम उसको नेट कॉस्ट में ऐड बैक कर देंगे ऐड बैक कर देंगे ऐड बैक ये कितना आंसर आ रहा है 7,000 अब बताएं इसमें एक खुशी और एक गम है गम क्या है 15,000 ऐड बैक कर दिया खुशी क्या है एप्रिशिएट इसको करेंगे तो यहां आंसर लिखिए दो बातें we will depreciate ₹70,000 इस 70,000 ब्रैकेट में लिखते हैं क्या है हमारे लिए